ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਦਸੇ ਹੋਏ, ਜੋ ਅਸਰ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਿਆ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈਆਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਅਮਰੀਕਾ ਡੈਪਥ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇੱਕ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਿੱਟਾ ਦਿੱਤਾ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ। ਸੋ ਨਫ਼ਰਤ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਬੀਜ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਫੈਲਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਹਿਲੀਆਂ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਮੌਤਾਂ ਬੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮਰੀਮ ਫਾਰੂਕ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਉਮਰ ਸਿਰਫ 15 ਸਾਲ ਹੈ ਔਰ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਐਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆਈਏ ਔਰ ਮਰੀਮ ਫਾਰੂਕ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਔਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 7188503737 718 850 3737 3737। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੋ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧਮਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮਰੀਮ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੇ ਅਜੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੇਮ ਖੇਡਾਂ, ਕੀ ਕਰਾਂ, ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਝਗੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ किस तरह ख्याल आया? जी अस्सलाम वालेकुम और सत श्री अकाल। मैंने स्कूल में और सोसाइटी में बहुत हेट और डिस्ट्रक्शन और नफ़रत देखी है। तो जब 9/11 हुआ था मैं छोटी थी, मुझे पता भी नहीं था, लेकिन जब जैसे मैं बड़ी होकर गई हूँ और मैंने न्यूज़ पढ़ा है और चीज़ें देखी और लोगों को देखा है, मैं समझ गई थी कि दिस इज़ अ बिग प्रॉब्लम। और स्कूल्स में भी ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, स्टूडेंट्स के लिए भी और टीचर्स के लिए भी। सो आई थॉट दैट समवन हैज़ टू डू समथिंग अबाउट इट। और मैंने स्कूल्स में एक प्रोग्राम शुरू किया है जिसका नाम है नो प्लेस फॉर हेट, नफ़रत के लिए कोई जगह नहीं है। और ये प्रोग्राम मैंने स्कूल्स में शुरू की थी। जी। तो ये आपने कौन सी क्लास में थे आप जब आपने ये प्रोग्राम शुरू किया था? मैं 8th क्लास में थी, 8th ग्रेड। 8वें में है जी। तो उस वक़्त 8वीं ग्रेड में आपके दिमाग में ये सब क्वेश्चन आ गए कि मैं क्या क्या करूं और क्या ना करूं, और हेट के साथ लड़ना शुरू किया, नफ़रत के साथ झगड़ा शुरू हो गया, आपका मुकाबला शुरू हो गया। तो उसमें किस किस ने आपका साथ दिया? पहले तो मुझे पता नहीं था मैं कहाँ से शुरू करूँ, मैं किसके पास जाऊँ, मैं क्या करूँ, मुझे पता नहीं था। लेकिन मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन मिली थी और ऑर्गेनाइजेशन का नाम था ADL। और ADL ओके। और उनके पास जाकर मुझे सपोर्ट मिली है ये प्रोग्राम करने के लिए। तो उनके साथ मुझे बहुत सपोर्ट मिली है, टीचर्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ मेरे स्कूल के अंदर, और पेरेंट्स और फैमिली ने भी बहुत सपोर्ट किया है। तो इसमें आप किस हद तक क्या क्या करते रहे? हमने स्कूल्स के साथ और स्टूडेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ एक्टिविटीज़ की हैं समझाने के लिए, टू ब्रिंग अवेयरनेस टू इट एंड टीच पीपल अबाउट हेट सो दे डोंट डू इट। बेसिकली मेन पर्पस इस प्रोग्राम का था एजुकेट करना और समझाना, ताकि लोगों को पता होगा कि ये क्या चीज़ अच्छी है और क्या बुरा है। तो जब आप ये आपने शुरू किया तो कितने मेंबर आपके साथ जुड़ गए? Over time more people started to join। तो 8th grade में हमारे पास around 20 students थे और teachers भी काफ़ी थी। और अब मैं हाई स्कूल में हूँ तो हाई स्कूल में भी around 25 to 30 students और teachers भी बहुत मदद करते हैं। अच्छा, तो ये जो आप प्रोग्राम था आपका, इस प्रोग्राम में आपने नफ़रत के ख़िलाफ़ काम शुरू किया, तो आपको जैसे आपके घर वाले, आप मुस्लिम समाज से हैं
तो इस्लामिक समाज में कोई लड़की आगे बढ़ के कुछ करे तो हमने तो ऐसा सुना है कि वो घर वाले करने नहीं देते, समाज करने नहीं देता, सोसाइटी नहीं करने देती। तो ऐसा आपको कोई प्रॉब्लम आई? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो पुरानी सोच है, ऐसे कभी भी नहीं होता। पहले होता था लेकिन अभी नहीं है। और स्पेशली मेरी फैमिली के अंदर किसी ने भी मुझे नहीं कहा था कि तुम ऐसे काम नहीं कर सकती, ये बुरा है। ये बिल्कुल भी बुरा नहीं है। मैं सोचती हूँ कि जो भी हो, वुमेन या मैन, जो भी हो, दे हैव टू टेक अ स्टैंड एंड डू व्हाट दे नीड टू डू। स्पेशली विद वुमेन, लड़कियों को करना चाहिए, एजुकेट होना चाहिए, काम करना चाहिए। बहुत इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सोसाइटी एंड फॉर देमसेल्फ। तो आप जैसे बेसिकली आपके फादर पाकिस्तान से आए थे, जी तो कभी जाती हैं पाकिस्तान, जाती हैं? जी, जाती हूँ। तो वहाँ पर आप क्या देखती हैं? आप अमेरिका से जा कर के वहाँ देखती हैं तो आपको कैसा लगता है यहाँ का समाज? जैसे आपको किसी ने नहीं रोका, जी, तो वहाँ पर समाज कैसा है, क्या डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है। वहाँ पर बिल्कुल रोकते हैं, उनको नहीं करने देते। जब मैं गई थी, मैं देखती हूँ कि लड़कियाँ घर में होती हैं, स्कूल जाने से रोकते हैं उनको, और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। इट्स वेरी डिफरेंट ओवर देयर। और अगर मुझे ऐसे कोई मौका मिले, मैं जाना चाहती हूँ वापस पाकिस्तान, उनकी मदद करने के लिए, एजुकेट करने के लिए बच्चों को, छोटे बच्चों को, गर्ल्स बॉयज़ सबको, क्योंकि वहाँ पर इसकी बहुत कमी है। जी तो आप वहाँ जाकर, पाकिस्तान जाकर भी एजुकेट करना चाहती हैं? जी, बिल्कुल। लेकिन वो तो जब आप जाती हैं तो शायद आप लोग 1 महीना या आसपास रहते हैं, कितनी देर रहते होंगे आप वहाँ? बहुत कम रहते हैं, कभी 3 हफ्ते, 1 महीना। तो इतनी देर में आप ऐसा नहीं कि किसी एक को पकड़ें और उसको एजुकेट करें और कुछ समझाएं, ऐसा कुछ कर सकें? कोशिश करती हूँ, लोगों से बात करने की कोशिश करती हूँ, समझाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन इतना कम टाइम में बहुत कम हो सकता है। कभी अगर मुझे मौका मिले, देर के लिए जाऊँगी और कुछ करने की कोशिश कर लूँगी। तो आपको कुछ नाम याद हैं जो आपकी ये हेट एज नो प्लेस आपकी सोसाइटी है, तो इसमें किस किस लोगों ने आपको ज़्यादा मदद की, तो उनके कुछ नाम आपको याद है? जी, मुझे जब मैंने पहले शुरू की थी मिडिल स्कूल में, एक मेरी टीचर थी, उसकी नाम थी मिस कैजनर, एंड शी हेल्प मी मोर देन एनीवन आई कैन एवर थिंक ऑफ। उनकी मदद के बगैर मैं कभी भी ये नहीं कर सकती थी। शी वाज अ टीचर, और उन्होंने ये सब शुरू करने में बहुत मदद की थी। सब स्टूडेंट्स के साथ ये प्रोग्राम करने में भी पूरा साल बहुत मदद की है। जी। और जो स्टूडेंट थे आपके साथ पढ़ने वाले, उनमें से जिसने आपको सपोर्ट किया, कि वो आज भी तुम्हारे साथ हैं आपके स्कूल में? 8th ग्रेड के बाद हम सब हाई स्कूल में गए हैं, डिफरेंट हाई स्कूल्स में। हम्म। तो अभी बात तो करती हूँ उनसे, लेकिन एक स्कूल में नहीं पढ़ते। लेकिन एक स्कूल में नहीं पढ़ते, उनसे बात होती है, तो आपके प्रोग्राम को फर्क नहीं पड़ा? सब लोग बिखर गए, कोई कहाँ चला गया, कोई कहाँ चला गया? आई थिंक इट हैड अ बेटर इफेक्ट, क्योंकि हम सब डिफरेंट स्कूल्स में गए। तो मैं अपने स्कूल में ये काम कर सकती हूँ, वो अपने स्कूल में काम कर सकते हैं। तो it made the program grow and made it disperse into the society. तो आपको क्या लगता है कि नफ़रत के ऊपर जो आपने ये प्रोग्राम शुरू किया, तो उसमें आपके एरियाज़ में जहाँ जहाँ पर भी आप हैं, नफ़रत का कितना फ़र्क आपको लगता है? तो ये प्रोग्राम तो mainly schools में focus करता है, and I think that's the best way to start, because it's important to teach the youth and the children about these things, so when they grow up they remember it. और स्कूल्स में काफ़ी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि सबको ये ज़हन में रहता है कि नफ़रत के लिए कोई जगह नहीं है। तो knowing this, it makes a difference in school and hopefully in the future in society as well as they grow up. मैं दर्शकों ਨੂੰ एक गल कहना चाहांगा कि देखो, छोटी जी उम्र ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੇ किस तरह सोचा है, रब ने ਇਹਦੇ दिमाग 'ਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸੋਚਿਆ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 718 850 3737 ਤੇ ਧਮਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨੇ ਆ। और ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ, ਕੁਝ ਵੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣ, ਤੇ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 718 850 3737 718 850 3737 ਧਮਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ परमात्मा ने इस बच्ची के दिमाग कुछ ऐसी गल पाई
ਕਿ ਤੂੰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਤੇ ਲੜ। ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਅੱਜ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਬੀਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਹੈ ਛੋਟੀ, ਐਸੇ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਾਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ? जी मेरे ख्याल से वो एजुकेशन और वुमेन राइट्स के लिए she was fighting for it, and during the process she got shot, and ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। and she made a big sacrifice for education and women in her society in Pakistan. ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ? जी अब फिजिकली ठीक है और अभी भी अपने काम कर रही है, तो गोली के बाद फिर भी she didn't give up. ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜੀ। ਉਹਨੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। नहीं। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, जी ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਦਵਾਇਆ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ? Honestly, it's amazing. I don't even know how to say that I reached up to there, because I mean, I can't believe it yet. It's so incredible. लेकिन मैंने जो ये काम शुरू की थी schools में, No Place for Hate, टीचर्स देख रहे थे कि ये काम कर रही है, तो फिर एक दिन मुझे एक अवार्ड मिला था एक ऑर्गेनाइजेशन से, पॉइंट्स ऑफ लाइट। ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਫ ਲਾਈਟ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਨੇ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਔਰ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ। तो फिर ये अवार्ड और वाइट हाउस कनेक्टेड थे, तो फिर एक दिन वाइट हाउस ने अवार्ड विनर्स को अप्रिशिएट करने के लिए बुलाया था। तो 5000 से उन्होंने 20-25 लोगों को चुन लिया था, और मैं उनसे एक थी और अपॉर्चुनिटी मिला था उधर जाने के लिए। तो आप वहाँ पर गए तो आपका कैसा एक्सपीरियंस था वाइट हाउस का? It was unbelievable. I mean, वहाँ जाना और उसके सबसे मिलना, वाइट हाउस को अंदर से देखना और प्रेसिडेंट के सामने बैठकर उनको सुनना, it was a very honorable day. तो आप मैंने सुना है कि ये मिस्टर बुश के वक्त की बात है या ये मिस्टर ओबामा के वक्त की बात है? अच्छा, ये जो अवार्ड पॉइंट्स ऑफ लाइट से मिला था, इट्स कॉल्ड द डेली पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड, और प्रेसिडेंट सीनियर बुश ने शुरू की थी ये अवार्ड। Okay. तो अभी 5000 अवार्ड विनर्स हुए हैं, तो इसी वजह से उन्होंने ये प्रेसिडेंट ओबामा ने इसको अप्रिशिएट करने के लिए ये इवेंट किया था। जी। तो फिर प्रेसिडेंट सीनियर बुश को अप्रिशिएट करने में और ये अवार्ड विनर्स को अप्रिशिएट करने के लिए उन्होंने वाइट हाउस में सबको बुलाया था। तो आप वहाँ गई, अकेली गई थी क्या? नहीं, अम्मी और अबू के साथ। अच्छा, अपने मम्मी डैडी को साथ ले गई। ये क्या सोच कर ले गई मम्मी डैडी को साथ? उन्होंने इनवाइट किया था और मैंने भी सोचा देख लेंगे सब अच्छा होगा। वाइट हाउस देखेंगे। दैट्स गुड। तो मैं आपकी इस कोशिश को अप्रिशिएट करता हूँ अपने स्टूडियो की तरफ से, और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जब उन्होंने आपको रिकॉग्नाइज किया, अवार्ड दिया, तो आपको उस वक्त कैसा फील हो रहा था? कैसा महसूस कर रहे थे आप? बहुत खुशी था। आई मीन इट वाज अमेजिंग टू नो कि वाइट हाउस की तरफ से अप्रिशिएशन मिल रहा है। लेकिन इसका मतलब नहीं अब मैं बस इधर ख़त्म हो जाऊंगी, अवार्ड मिल गया अब और कुछ नहीं करना, ये बिल्कुल उसका मतलब यही नहीं था। इसका मतलब था अभी भी और भी करना है। ये सब देख रहे हैं कि अच्छी काम कर रही हो, लेकिन अभी भी और भी बनना है, और भी करना है। तो आपने और भी करना है, क्या क्या करना है? ये तो मुश्किल सवाल है, लेकिन मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ। क्या क्या करना चाहते हैं? के लिए भी और दूसरे मुल्कों के लिए भी। यहाँ पर तो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, जैसे अब मैं यहाँ पर हूँ आपके साथ बात कर रही हूँ, लेकिन जैसे हम पहले कहते थे पाकिस्तान में, वहाँ पर पढ़ाई की बहुत कमी है, और सिर्फ पाकिस्तान में भी नहीं, अफगानिस्तान में भी बहुत जगह में। और मैं कोशिश करना चाहती हूँ, लाइफ गोल, a dream to be able to reach to people in this country and around the world, hopefully one day. तो क्या क्या करने के लिए आपके मन में है कि अगर आपको मौका मिलेगा तो आप क्या क्या करेंगे? Definitely, I think the main thing is education
लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से शुरू होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूथ को, चिल्ड्रन को, इवन अडल्ट्स को एजुकेट करना चाहिए इन चीज़ों के बारे में। हेट क्या होता है, क्यों होता है, और हमें ये ख़त्म करने के लिए क्या करना चाहिए। आपके ख्याल में हेट क्या होता है? Hate is when, for no reason, for any logical reason, disliking someone too much, or taking some false information and disliking someone for no reason. Maybe it's something that's not true. सच भी नहीं हो सकता, लेकिन वो ये समझकर फिर भी इन लोगों के ऊपर हेट करते हैं। जैसे आप पहले कह रहे थे 9/11 की वजह से मुसलमानों के ऊपर और इवन सिख के ऊपर हमले हुए थे। तो सिखों के ऊपर भी हमले हुए थे, तो आपके मन में कभी आता था कि ये सिख तो सिख हैं, मुसलमान भी नहीं है, फिर भी उनको मुसलमान समझ के मारा जा रहा है? क्या आता था आपके दिमाग में? It was not necessary. It was absolutely wrong. मुसलमानों के साथ भी नहीं होना चाहिए, सिखों के भी साथ नहीं होना चाहिए। इसी वजह से मैं कह रही थी कि hate it starts because of lack of education. इन लोगों को पता भी नहीं है कि इनकी वजह से ये सब शुरू हुआ नहीं था। These are innocent people. Why are they getting the blame? और मैंने सुना है कि जो लड़कियां यहाँ स्कूल जाती हैं, पढ़ती हैं, वो तो फिर कुरान शरीफ और धर्म भूल जाती हैं, अपना रिलीजन भूल जाती हैं, इस्लाम भूल जाती हैं। ऐसा कुछ है आपके सहेलियों में और आप में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ये तो सब के लिए ट्रू नहीं हो सकता, सब के लिए सच नहीं है। मैं अपने लिए बोल सकती हूँ, मैं कुरान भी पढ़ती हूँ और मुझे पता है कि इस्लाम में ऐसे बिल्कुल कुछ भी नहीं है। मर्डरिंग समवन, हर्टिंग समवन इज कंसिडर्ड अ बिग सिन, बहुत बुरा होता है। और इस्लाम में भी ऐसे ही है, सिख में भी ऐसे ही है, क्रिश्चियनिटी में भी, जूडिज्म में, सिर्फ इस्लाम में नहीं। दिस इज नॉट एक्सेप्टेड एनीवेयर। नफरत जो है, नफरत कोई मजहब नहीं सिखांदा, राइट? जी बिल्कुल। कोई मजहब नफरत नहीं सिखांदा। ਤੇ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਜਾ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਮਰੀਮ ਫਾਰੂਕ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋਣਗੇ ਸੈयद शफीक जो ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧਮਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਲੋਂ, ਸਟੂਡੀਓ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ सैयद शफीक जो कि एक खुदाई खिदमतगार ने और सारी जिंदगी मेहनत करने तो बाद घरदिਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਇਆ और ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੌਮ ਦੀ और ਮਜ਼ਲੂਮ और ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਕੌਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ शफीक साहब, आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएंगे कि आप जो सेवा करते हैं, जो खिदमत करते हैं कौम की, वो कैसे करते हैं? अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। सबसे पहले मैं आप लोगों का, आपके अदारे का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे बुलाया और ख़ास तौर पर रजीदा से खालसा साहब का, मेरे भाई भी हैं, मेरे मोहतरम भी हैं, इन्होंने एक मुझे मौका दिया। ख़वातीन हज़रात, अल्लाह पाक ने जो ज़िंदगी दी है एक बहुत थोड़े से अरसे के लिए दी है और ये ज़िंदगी बहुत थोड़ी सी है और पता नहीं कब हमारी वापसी हो जाए। इंसान दुनिया में आता है, दुनिया में बहुत काम करता है अपने लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए। मैं समझता हूँ, जो मेरा ख्याल है ज़ाती तौर पे, दुनिया में पैसे कमा लेना कोई बड़ी बात नहीं, दुनिया में अपने आप को टॉप लेवल पे ले जाना कोई बात नहीं। लेकिन सबसे जो अच्छी बात मुझे लगी और जो मुझे दिल में जो ये दर्द उठा इस वजह से कि दुनिया में आज ऐसे लोग हैं जो एक गिलास पानी के मोहताज हैं, एक टाइम रोटी के मोहताज हैं। इतने बड़े बड़े डिज़ास्टर हुए, पाकिस्तान में ज़लज़ला आया, कश्मीर के अंदर, तो उस वक्त ये बात मेरे दिल में पैदा हुई। और दुनिया में गवर्नमेंट लेवल पे लोगों ने मदद की, गवर्नमेंट की मदद की, लेकिन मैं चूँकि ख़ुद बैंक अफसर रहा हूँ,
24 साल मैंने बैंक अफसरी की है, और मैं पाकिस्तान को और पाकिस्तान लोगों को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, वहाँ गवर्नमेंट को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। तो मैंने ये कोशिश की कि ऐसा ना किया जाए, अपनी एक टीम बना के अपने दोस्तों के साथ हम जो है खुद जाएं और अपने हाथों से काम करें। हमने यहाँ लोगों से हमने चंदा जमा किया, किसी ने $1 दिया, किसी ने 10 दिए, किसी ने 50 दिए, किसी ने 100 दिए, 30-40 हज़ार डॉलर जमा किए। हम 3 दोस्त यहाँ से गए और कश्मीर में बाग में काम किया, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा जो तबाही वहाँ हुई थी। एक स्कूल का जो मंजर जो टीवी ने दिखाया हमें कि पूरा स्कूल में 300-400 बच्चे थे और सारे बच्चे जो हैं उसमें दब गए और सब मर गए। ये शहादत जो थी मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई और हमने वहाँ पे जाके काम किया। उसके बाद पाकिस्तान में 2010 में जो है सैलाब आया, तो सिंध में, ठट्ठा में और सजावल में वहाँ मैंने काम किया। फिर 11 में फिर सैलाब आया, तो फिर मैंने बदीन में और मिरपुर खास में और थरपारकर के इलाके में काम किया। अभी मैं पिछले अरसे फिर मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया कि पाकिस्तान अमेरिकन कम्युनिटी ऑफ न्यूयॉर्क पाकोनी की तरफ से, उसका मैं डायरेक्टर हूँ। और एक अदारा बना के फिर मैं ज़लज़ले के लिए मैं मदद करने के लिए मैं बलूचिस्तान गया, आवारान गया। वहाँ पे बहुत तकलीफ दे वाक़यात सामने आए। एक दफ़ा मैं सैलाब के ज़माने में जब मैं काम कर रहा था, तो मैंने उनसे सिंधी में कहा अपनी ज़बान में कि बाबा पानी खपे, मुझे पानी चाहिए। आपको ये बात सुन के इंतहाई दुख और अफसोस होगा। तो उन्होंने कहा कि साईं असर पानी ना है। ये बात सुनकर मेरा दिल जो था इतना गमज़दा हुआ कि मैं अपने जज्बात में काबू नहीं रख सका कि पूरे इलाके में पानी है और मैंने पीने के लिए पानी मांगा, तो हाथ जोड़ के ये अर्ज़ करता है कि हमारे पास साईं पीने का पानी नहीं है। ऐसे ऐसे वाक़यात हमें सामने आए, ऐसे ऐसे लोग मिले। एक घर में 7 बच्चे का कफील और वो बेचारा शहीद हो गया। कहाँ दो आदमी मर गए, कहाँ एक आदमी मर गए। इतने वाक़यात, इतनी तकलीफ़। तो मैंने इस ज़िंदगी का मिशन बना लिया है और मैंने ये तय कर लिया है कि मैं इंसानियत के लिए दामे दरमे सुखने हर हाल में काम करूँगा। और यहाँ मेरे दोस्त मोहसिन लोग, मेरे दुआ करने वाले लोग, बहुत से लोग हैं जो मेरी मदद करते हैं और मैं अपने हाथों से वहाँ पे काम करता हूँ। आपको याद आता है आप कौन से सन में यहाँ आए थे? कितने साल हो गए? अमेरिका में कब आए थे? मैं अमेरिका 99 में आया, अप्रैल में। आज से तकरीबन 15 साल पहले आया था यहाँ पे। तो आपका क्या तजर्बा रहा जब आप नए आए और फिर यहाँ पर उसके बाद बड़ी जल्दी 2-4 सालों के अंदर अंदर 9/11 हो गया, तो सब कुछ बदल गया। क्या तजर्बा था आपका पहले 99 से 2001 तक, और 2001 के बाद का तजर्बा कुछ बयान करें? यहाँ पे जब मैं आया तो उसी दौरान जो उसी साल जो है ये 9/11 वाक़या हो गया। मैं एक बहुत बड़े ख्वाब लेके आया था पाकिस्तान से। मेरे 4 बच्चे थे, 2 बेटियां 2 बेटे, और पूरे जो है ख़ानदान समेत में यहाँ आया था। 5 फैमिली थी मेरी, 4 सालियाँ 1 साला, और सब हम फैमिली के साथ यहाँ आए। ख़ानदान के तकरीबन 18 अफराद थे। एक बहुत ज़बरदस्त ख्वाब लेके आया था कि यहाँ पे हम बच्चों को पढ़ाएंगे, आला तालीम दिलाएंगे, और अमेरिका जो है दुनिया का टॉप मोस्ट अपॉर्चुनिटी प्लेस है। यहाँ पे आप जो चाहें वो आप यहाँ बन सकते हैं, आप जो चाहें कोशिश करें, आप यहाँ पे वो काम को हासिल कर सकें। इसको लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कहा जाता है, और मैं इसी नज़रिए के तहत आया था। और यहाँ पे जब आया तो पहले साल जब ये वाक़या हो गया तो मैं बहुत मेंटली डिस्टर्ब हुआ कि मेरे जितने ख्वाब थे वो चकनाचूर हो गए। तो मैं बहुत परेशानी में आ गया, तकलीफ़ के अंदर आ गया कि उस ज़माने में यहाँ पे जो हमारे अमेरिकन भाई हैं उनको पता नहीं था कि भाई कि टेररिज्म क्या होती है और आम लोग कैसे होते हैं। हमें तो मतलब खाना और रोटी और बच्चों को पालने के लिए टाइम नहीं मिलता, तो हम जो है इन काम में कहाँ सोचते हैं। हम किस तरह मंजिल तय करके यहाँ पे आए, इतनी मुश्किलों से आए। लोग तरसते हैं, 10 लाख और 20 लाख रुपये खर्च करने को तैयार हैं इस वक्त पाकिस्तानी कि उन्हें अमेरिका के वीज़ा मिल जाए। और हम इतनी ख्वाबों को हमने जब तकमील पूरी हुई तो यहाँ से हुआ तो बड़ी तकलीफ हुई। तो आपको क्या फ़र्क लगता है 9/11 से पहले की ज़िंदगी? बेशक थोड़े साल थे, और उसके बाद क्या तब्दीलियाँ आ गई एकदम? हाँ, 9/11 पहले जो गवर्नमेंट थी और ख़ासतौर पर स्पेशली जो क्लिंटन गवर्नमेंट थी, बहुत अच्छी गवर्नमेंट थी। मैं उस ज़माने जब आया तो यहाँ पे
कम से कम हमें जहनी तौर पे आज़ादी थी कि भाई यहाँ मुसलमान हो या सिख हो, हिंदू है, क्रिश्चियन है, यहूदी है, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं था। तो मुझे इस बात से बहुत दुख हुआ, इस बात से कि अब ये डिफरेंस जो है क्रिएट कर दिया गया है। इंसानों को इंसानों से नफरत पैदा की गई, इंसानों को इंसानों लड़ाया गया। किसी भी मज़हब में ये नहीं लिखा हुआ है कि आप जो है आपस में एक दूसरे नफरत करें, बल्कि हमारे दीन में और हर एक के दीन में ये लिखा हुआ है कि इंसान जो है एक दूसरे मोहब्बत करे, एक दूसरे प्यार करे, एक दूसरे काम आए। और मैं एक बात कहता चलूँ, मैं ये बात कहे बगैर रह नहीं सकूँगा। एक वाक़या और ज़िंदगी का एक हसीन तरीन वाक़या सुना दूँ। आज राजेंद्र सिंह खालसा और मेरे दरमियान इस मोहब्बत को 15 साल हो गए। एक यादगार बात है, सच है। 15 साल पहले ये हमारी मोहब्बत कायम हुई थी, और वो भी बुनियादी वजह ये कि एक इश्तिहार आया अखबार में, उन्होंने लिखा कि हमें लेमोजीन ड्राइवर चाहिए। तो मैं नया नया यहाँ आया था तो मुझे यहाँ पे $40 की, $20 की कोई मुझे जॉब नहीं देता था। हालांकि मैं 24 साल में बैंक अफसरी मैंने की, मैं मास्टर इन इकोनॉमिक्स हूँ, मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ, बैंक अफसर रहा हूँ, सीनियर पोजीशन में था, लेकिन मुझे यहाँ पे $20 की या $40 की जॉब नहीं मिलती थी। जब इनका ऐड आया तो मैंने पढ़ा अच्छी तरह से, उसको मैं 3 दफ़ा पढ़ा। इन्होंने कहा हमें लेमोजीन ड्राइवर चाहिए और हम आपको हर सहूलत जो है प्रोवाइड करके देंगे। जब मैंने फ़ोन बात की तो मैंने पूछा कि हमें कितने पैसे मिलेंगे। इन्होंने कहा कि आपको कम से कम $100 कमाएंगे, बल्कि आप ज़्यादा मेहनत करें आपसे ज़्यादा भी कमा सकते हैं, 150 भी कमा सकते हैं, $200 भी कमा सकते हैं। तो मैंने कहा, उस वक्त मैं नए नए आया था, मैंने कहा यार इस वक्त पूरे अमेरिका में 6 महीने हो गए। मैंने कहा राजेंद्र खालसा साहब मोहतरम, मैं पाकिस्तानी ज़रूर हूँ, लेकिन मैं इतना बेवकूफ़ ही नहीं हूँ जितना आप बेवकूफ़ मुझे बना रहे हैं। मुझे यहाँ कोई $20 की जॉब नहीं देता है, $40 का नहीं कहता है, आप मुझे कहते हैं $100 मिलेंगे और आप बिल्कुल सूट में रहेंगे और बेहतरीन पोजीशन में रहेंगे और आप गाड़ी चलाएंगे, लेके आएंगे, और आप कहते हैं 150-200 मिलेंगे। तो मैं बड़ा परेशान हुआ इनकी बात से। इन्होंने लेकिन मुझे बड़े प्यार से जवाब दिया, कहा कि शफीक जी, ये बात तो आपकी सही है, आप जो बात कह रहे हैं, जो तजुर्बा आपका वो सही है, लेकिन जो बात मैं कह रहा हूँ, मैं सरदार हूँ और मैं एक इंसानियत के नाते मैं जो बात कर रहा हूँ सच्ची कर रहा हूँ। आप आए और मुझसे मेरे पास बैठ के चाय पिए और मुझसे मिले। वाकई मैं इनका मिलने गया और सारी बात मैंने इनसे सुनी खुद, और लोगों को देखा। एक बेस चलाया करते थे, बेस के ओनर थे ये उस ज़माने में, उसके पार्टनर थे। फिर उन्होंने मुझे बताया कि देखिए इस तरह काम करना पड़ता है, ऐसे काम करना पड़ता है, ऐसे गाड़ी लेनी पड़ती है। इन्होंने अपनी फैमिली के साथ मुझे खुद ये बताया कि आप न्यूयॉर्क एयरपोर्ट कैसे जाएंगे और कैसे आएंगे। बहर अमेरिका में इन 15 साल के अंदर मुझे ऐसा जो है नफीस इंसान और मोहब्बत करने वाला आदमी आज तक नहीं मिला, और उनकी मोहब्बत जो है आज भी कायम है। मेरा कहने का ये मतलब था कि जैसे 9/11 से पहले का आपने तजर्बा बताया, 9/11 के बाद जो 9/11 के बाद जो कुछ आपने नफ़रत का माहौल देखा, उस नफ़रत के माहौल में आपको कैसा लगा? ये तो प्यार की बात थी ना जो आपने बताई, वो तो प्यार की बात थी। जी हाँ, यकीनी बात है राजेंद्र खालसा साहब, मेरे मोहतरम, वाकई उसके बाद जो है बड़ी तकलीफ़ें हुई, बड़ी अजियत हुई, और हमारे जहनों को ऐसा लगा कि किसी ने जो है हमारे जहनों को जो है पाबंद सलासल कर दिया है। हमारी सोच महदूद हो गई। हमने अपने आप को जो है बहुत केयरफुल किया। हम गाड़ी चलाते थे, हमें खौफ और डर रहता था कि अभी जो है हमें पुलिस वाले हमारे साथ पता नहीं क्या करेंगे, हमें भी उसके साथ क्या एक्शन लेंगे। कभी हमारी गाड़ी का ट्रंक चेक करवाते थे, कभी हमें लोग हमारे आईडी देखते थे, कभी हम गुजरते थे तो लोग जो हैं हमें उसामा के नाम से बुलाते थे। उस वक्त बहुत दुख होता था इस बात से कि इन्होंने हमें जो है किसके साथ मिला दिया है, और हमें जो है हमें क्या समझा हुआ इन लोगों ने कि हमने जो है अपने बच्चों को और बीवी को, ख़ानदान को, इतने बड़े हम जो है अरमानों के साथ यहाँ आए थे और ये हमारे साथ क्या सलूक कर रहे हैं। आखिर इसकी वजह से बहुत तकलीफ़ें हुई। शुरू के 2-3 साल बड़ी तकलीफ दे रहे, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ऐसा हुआ कि फिर यहाँ के जो अमेरिकन हमारे भाई थे वो भी समझ गए कि नहीं भाई, ये लोग टेररिस्ट नहीं हैं, ये लोग ये काम नहीं करते हैं, टेररिज्म करने वाले लोग और हैं, ये लोग और हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं इस बात को दावे से कहता हूँ इस अमेरिका में बैठ कर
कि आज तक एक भी मुसलमान हम जैसा यहाँ पे इन्होंने ऐसा नहीं पकड़ा जिसकी इतनी बड़ी दाढ़ी हो, जो इतनी उम्र का हो और टोपी पहनता हो, नमाज़ें पढ़ता हो और वो जो है इस काम में शरीक हो, टेररिज्म काम में। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आज तक एक मुसलमान को ये नहीं पकड़ सके। शफीक साहब, स्टूडियो में आने के लिए और बताने के लिए मैं आपका बहुत बड़ा धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ, और आपका हमेशा स्वागत रहेगा। और दर्शकों ਨੂੰ मैं इन्नी गल दसां कि जिवें सिखां ਨੂੰ मुसलमान समझ के हमला ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ ਵਿਚਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਕਲੀਫ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਇਗਨੋਰੈਂਟ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨਾ किसी मजहब में नहीं है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मच।